महाराष्ट्र के एससी आरक्षण फॉर्मूले में बड़ा बदलाव, कोटे के अंदर कोटे की तैयारी। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित 13% कोटे में जल्द ही कोटे के अंदर कोटा सब कैटेगराइजेशन लागू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं। मुख्य घोषणाएं और जानकारी। बदलाव की तैयारी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के आरक्षण फॉर्मूले में बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसके तहत कोटे के अंदर कोटा लागू करने की तैयारी है। समय सीमा। फडणवीस ने अगले 1 से 2 महीने में इसे लागू करने का प्लान बताया है। कमेटी का गठन। इस वर्गीकरण बंटवारे को लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक पूर्व जज कर रहे हैं। रिपोर्ट अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री के अनुसार इस कमेटी की रिपोर्ट अब अंतिम चरण में है और रिपोर्ट आते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति को कुल 13% आरक्षण मिल रहा है। कोटे के अंदर कोटे की आवश्यकता क्यों? असमान लाभ का आरोप। महाराष्ट्र में लंबे समय से यह मांग उठ रही है कि 13% एससी आरक्षण का लाभ महार, चर्मकार और ढोर जैसी कुछ बड़ी जातियां ही अधिक उठा रही हैं, जबकि राज्य की कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। महार बनाम गैर महार। महाराष्ट्र में लगभग 13% दलित आबादी 2 हिस्सों में बंटी है, महार और गैर महार, जैसे मांग, मातंग, चमार, ढोर, कोरी, खटीक आदि। आरोप है कि महार जाति के लोग आरक्षण का ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। फडणवीस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक आदेश में अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर के फॉर्मूले को लागू करने की बात कही है। ओबीसी आरक्षण में यह व्यवस्था पहले से है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का वर्गीकरण करने की भी बात कही है, ताकि उन जातियों को लाभ मिल सके जो अभी तक उचित लाभ नहीं उठा सकी हैं। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच ने राज्यों को एससी/एसटी आरक्षण को श्रेणी में बांटने का अधिकार दिया था, जिससे महाराष्ट्र सरकार के लिए यह कदम उठाना आसान हो गया है। क्या होगा बदलाव? 13% एससी आरक्षण को संभावित रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, ताकि आरक्षण का लाभ उन जातियों तक भी पहुंच सके जिनका प्रतिनिधित्व कम है। सियासी बहस। देश के विभिन्न राज्यों में एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग में उपवर्गीकरण सब कैटेगरी को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस का ये कदम मराठा आरक्षण के बाद एक और बड़ा सामाजिक राजनीतिक दांव माना जा रहा है। इरफान पठान ने भारतीय टीम को चेताया, ये कमजोरी एशिया कप फाइनल में पड़ सकती है भारी। नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम ने अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन इस बड़े मैच से ठीक पहले टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने एक बड़ी कमजोरी की तरफ ध्यान दिलाया है, जो टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इरफान ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर काम नहीं किया गया तो फाइनल में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। खराब फील्डिंग बनी चिंता का सबब। इरफान पठान ने सुपर 4 के मैचों में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग पर गहरी चिंता जताई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैचों में भारत के फील्डरों ने कई अहम कैच टपकाए, जिसकी वजह से मैच काफी रोमांचक हो गया था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई, लेकिन इस मैच में भारतीय फील्डर्स ने कुल 5 कैच छोड़े। इनमें से 4 कैच सिर्फ ओपनर सैफ हसन के थे, जिन्होंने 69 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया ने 4 कैच छोड़े थे। इतने कैच नहीं छोड़ने चाहिए। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि बड़ी और मजबूत टीमों के खिलाफ ऐसी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि खिलाड़ी और फील्डिंग कोच काफी मेहनत करते हैं, लेकिन टीम बहुत ज्यादा गलतियां कर रही है। इतने कैच नहीं छोड़ने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ एक ही ओवर में 2 कैच छोड़े गए और अगर सामने कोई और टीम होती तो शायद इसका फायदा उठा लिया जाता। उन्होंने विशेष रूप से सैफ हसन का जिक्र करते हुए कहा, आपने सैफ को 2 बार जीवनदान दिया, जो 50 रन बनाने के बाद सेट हो चुका था। किसी और दिन ये आपको बहुत भारी पड़ सकता था। इरफान पठान ने भारतीय टीम से अपील करते हुए कहा कि फाइनल से पहले फील्डिंग को और ज्यादा मजबूत बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि खिताबी मुकाबले में कोई चूक न हो। लद्दाख में भारी उपद्रव के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग को लेकर हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने और आगे किसी भी जोखिम को टालने के लिए कदम उठाए हैं। मुख्य घटनाक्रम और सरकार के कदम। 1. दिल्ली से भेजा गया दूत। मोदी सरकार ने दिल्ली से एक दूत को भेजा है। ये दूत संबंधित पक्षों से वार्ता करेगा और मामले का हल निकालने का प्रयास करेगा। 2. उपराज्यपाल के नेतृत्व में सुरक्षा समीक्षा बैठक। उपराज्यपाल एलजी कविंद्र गुप्ता के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर क्या कमी रह गई, जिसके कारण इतनी हिंसा भड़की। बैठक में भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद करने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा।
इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी पवन कोतवाल और डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल के साथ साथ सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 3. वर्तमान स्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई। फिलहाल लद्दाख में तनावपूर्ण शांति है। हालात संभालने के लिए पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया है। लेह में सख्त कर्फ्यू लागू है। हालांकि हालात सामान्य होने पर शाम तक कर्फ्यू में कुछ ढील दिए जाने की जानकारी मिल रही है। शुक्रवार और शनिवार को लेह के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की लगातार तीसरे दिन शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें लेह समेत प्रमुख इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। लोगों को जरूरी सामान की खरीद के लिए छूट दी जा रही है। हालांकि कई इलाकों में राशन, दूध और सब्जी जैसी जरूरी चीजों की किल्लत की शिकायतें भी मिली हैं। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की ओर से लगातार मार्च किया जा रहा है। 4. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल समाप्त। हिंसा भड़कने के बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उनका कहना था कि हिंसा के चलते उनके उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ा है। 5. निर्दलीय सांसद की प्रतिक्रिया। लद्दाख के निर्दलीय सांसद मोहम्मद हनीफा ने पुलिस फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों पर फायरिंग से बचा जा सकता था और इस घटना की जांच होनी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की पूर्ण राज्य के दर्जे और स्वायत्तता की मांग का भी समर्थन किया है। आई लव मोहम्मद विवाद। आखिर क्या है, क्यों हुए प्रदर्शन? विवाद की शुरुआत। आई लव मोहम्मद विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रावतपुर इलाके से शुरू हुआ। घटना सितंबर की शुरुआत में 12 वफात ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए। आपत्ति। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इन बैनरों को नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जताई और इसे जानबूझकर उकसाने वाला कदम बताया। खासकर ये आरोप लगा कि बैनर तय जगह से अलग या विवादित स्थान पर लगाए गए। कुछ स्थानों पर दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़े जाने के आरोप भी लगे। पुलिस कार्रवाई। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बैनर हटवा दिए। कानपुर पुलिस ने 9 लोगों को नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि मामला केवल बैनर लगाने का नहीं था, बल्कि बिना अनुमति जुलूस निकालने, तय जगह से अलग टेंट लगाने, नई परंपरा शुरू करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई। मुस्लिम पक्ष का रुख। मुस्लिम समुदाय और संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। दावा। उनका आरोप है कि आई लव मोहम्मद नारे को अपराध की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि ये केवल पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार और सम्मान जताने का तरीका है और इसमें सांप्रदायिक तनाव भड़काने जैसी कोई बात नहीं है। विरोध। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। देश भर में फैला विरोध प्रदर्शन। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों और फिर देश के कई राज्यों तक फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर तनाव और हिंसक झड़पें हुईं। उत्तर प्रदेश। उन्नाव। जुलूस के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराजगंज, कौशाम्बी कई मुकदमे दर्ज किए गए। कौशाम्बी में आपत्तिजनक नारे लगाने के वीडियो भी सामने आए। लखनऊ। मुस्लिम महिलाएं विधानसभा के गेट नंबर 4 के सामने बैनर लेकर विरोध करने बैठीं। बरेली। जुमे की नमाज के बाद हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। एक मुस्लिम नेता का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस अधिकारी को धमकी दी। मौलाना तौकीर रजा खान को प्रदर्शन के बाद नजरबंद किया गया। मऊ। पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आईं। अन्य राज्य। महाराष्ट्र, नागपुर। मस्जिदों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए और जुलूस निकाला गया। उत्तराखंड, काशीपुर। बिना अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और पथराव हुआ। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की। गुजरात, गोधरा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक, दावणगेरे। पोस्टर विवाद के बाद 2 समूहों में पथराव हुआ। सियासी प्रतिक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM। उन्होंने मुस्लिम संगठनों का समर्थन करते हुए कहा कि आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है, अगर है तो वो सजा भुगतने को तैयार हैं। मौलाना तकीर रजा और अन्य मुस्लिम धर्मगुरु, इन्होंने भी पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। भाजपा सरकार का रुख। भाजपा प्रवक्ताओं ने भेदभाव के आरोपों को खारिज किया। उनका कहना है कि कार्रवाई धर्म देखकर नहीं, बल्कि कानून तोड़ने वालों पर की जा रही है और बैनर पोस्टर लगाने के लिए तय जगह और अनुमति जरूरी है। सोशल मीडिया पर असर। विवाद के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड करने लगा और हजारों लोगों ने इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर बनाया। वहीं इसके जवाब में आई लव महादेव ट्रेंड भी सामने आया, जिससे माहौल और गर्मा गया। कुछ वायरल वीडियो में नाबालिग बच्चों द्वारा भड़काऊ नारे लगाए जाने की खबरें भी आईं। शहबाज शरीफ के जीत के दावे पर भारत का करारा जवाब। अगर तबाह रनवे जीत है तो पाकिस्तान आनंद ले।
संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक और स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को महिमा मंडित करने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। पेटल गहलोत ने शहबाज शरीफ के इस दावे का मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है। उन्होंने कहा, अगर तबाह रनवे जले हैंगर जीत है तो पाकिस्तान आनंद ले सकता है। गहलोत ने साफ किया कि 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और हमले की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई को उसकी सेना ने भारत से लड़ाई रोकने की सीधी गुहार लगाई थी, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कई पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था। आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। भारतीय राजनयिक ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को उजागर करते हुए कहा, ये वही पाकिस्तान था जिसने ओसामा बिन लादेन को 1 दशक तक छिपाए रखा, जबकि वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में साझेदार होने का दिखावा कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस सभा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का मूल हिस्सा है। गहलोत ने कहा, सच तो ये है कि पहले की तरह ही भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। उन्होंने पाकिस्तानी मंत्रियों के हालिया बयानों का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने देश में दशकों से आतंकवादी शिविर चलाने की बात मानी थी। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चरमपंथी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट को पर्यटकों के जनसंहार की जवाबदेही से बचाया। शांति के लिए साफ रास्ता। शहबाज शरीफ द्वारा भारत के साथ शांति की इच्छा व्यक्त करने पर पेटल गहलोत ने कहा कि अगर वो वास्तव में गंभीर हैं तो रास्ता साफ है। पाकिस्तान अपने सभी आतंकवादी कैंप तुरंत बंद करे। भारत में वांटेड सभी आतंकवादियों को हमें सौंप दे। तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं। गहलोत ने भारत के उस पुराने रुख को दोहराया कि दोनों देशों के बीच कोई भी मामला द्विपक्षीय होगा और तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि भारत आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों में कोई अंतर नहीं करेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेलिंग के तहत की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त करेगा। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था? इससे पहले शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है और अब वो शांति चाहता है। उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा था कि वो सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक और कारगर वार्ता करने के लिए तैयार हैं। शरीफ ने यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पाकिस्तान संघर्ष रोकने में दखल देने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की वकालत भी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत पहलगाम की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है